नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचेंगे। जेपी नड्डा का यह दौरा 4 दिन का होगा। हालांकि राजनीतिक कार्यक्रमों की शुरुआत 5 दिसंबर से होगी। आज जेपी नड्डा हेलीकॉप्टर से सीधे हरिद्वार पहुंचेंगे। इसके बाद हर की पैड़ी पर गंगा पूजन करेंगे और गंगा आरती में भी भाग लेंगे। इसके बाद हरिद्वार के शांति कुंज में नड्डा का कार्यक्रम है। साथ ही अखाड़ा परिषद और निरंजनी अखाड़े में भी जेपी नड्डा का संतों के साथ मिलने का कार्यक्रम है। नेपाली फार्म के पास बीजेपी कार्यकर्ता जेपी नड्डा का स्वागत करेंगे, जिसमें करीब 8 किलोमीटर लंबी ह्यूमन चेन से उनका स्वागत किया जाएगा। और जेपी नड्डा के इन्हीं दौरे पर बातचीत करने के लिए सुनील नवप्रभात देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, जेपी नड्डा आज पहुंचने वाले हैं उत्तराखंड और बेहद अहम माना जा रहा है उनका ये दौरा, लेकिन शुरुआत हरिद्वार के साथ वो करने वाले हैं। किस तरीके का कार्यक्रम उनका रहने वाला है? देखिए नीलू, जेपी नड्डा 120 दिन के राष्ट्रव्यापी दौरे पर निकल रहे हैं और ये बड़ी बात है कि इसके लिए उन्होंने देवभूमि उत्तराखंड को चुना और उत्तराखंड में भी हरिद्वार से वो सबसे पहले इसकी शुरुआत करने वाला है। आज शाम 4 बजे नड्डा सीधे हरिद्वार में भल्ला इंटर कॉलेज है उसके मैदान में उतरेंगे और उसके बाद वहाँ से शांति कुंज में जाएंगे। शांति कुंज में मुलाकात करने के बाद नड्डा हर की पैड़ी पर आएंगे, जहाँ पर वो गंगा पूजा करेंगे, गंगा आरती में शामिल होंगे। इसके बाद अखाड़ा परिषद और निरंजनी अखाड़े के जो तमाम साधु संत हैं उनसे उनकी मुलाकात का कार्यक्रम है। महत्वपूर्ण ये दौरा रहने वाला है क्योंकि पहले नीलू जो कार्यक्रम था वो उनको जॉलीग्रांट आना था। जॉलीग्रांट के बाद उनको नेपाली फॉर्म से और हरिद्वार तक करीब 8 किलोमीटर लंबी ह्यूमन चेन बनाने का एक प्लान था बीजेपी का कि इससे उनका स्वागत किया जाएगा, लेकिन अब इसमें परिवर्तन कर दिया गया है। अब नड्डा शाम को 4 बजे सीधे हरिद्वार में लैंड करेंगे और उसके बाद उनके आगे के कार्यक्रम एज इट इज़ रहेंगे। खासकर कल का दौरा बेहद महत्वपूर्ण होगा। आज शाम जब वो पहुँचेंगे, कल से उनकी सांगठनिक जो यात्रा है वो शुरू होगी और कल के लिए बीजेपी ने भव्य तैयारियाँ की हैं। आप देख सकते हैं कि मैं अभी बीजेपी के प्रदेश हेडक्वार्टर में मौजूद हूँ और यहाँ पर तमाम तैयारियां उनके लिए शुरू कर दी गई हैं भव्य तरीके से। पिछले कई दिनों से बीजेपी इस पूरे कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने में जुटी हुई है। बीजेपी का एक प्लान है कि जैसे ही नड्डा देवभूमि उत्तराखंड में पहुंचेंगे उनका भव्य तरीके से स्वागत किया जाएगा और इसके साथ साथ हर जगह, हर गली, हर चौराहे पर जहां से भी नड्डा गुजरेंगे वहां पर उनका अलग अलग थीम पर कार्यक्रम रखे गए हैं। चाहे वो योगा की थीम हो, चाहे वो आत्मनिर्भर भारत की थीम हो या फिर चारधाम देवस्थानम बोर्ड की थीम हो, इसमें लोक कलाकार सजे धजे रहेंगे और जगह जगह नड्डा पर फूलों की वर्षा की जाएगी। जी बिल्कुल। और सुनील, सबसे बड़ी बात यह है कि 4 दिनों का ये दौरा है। 4 दिनों का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। साधु संतों से मुलाकात होगी, सांगठनिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, नेताओं से मिलेंगे। 2022 को लेकर भी ये काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो भी लोग चुनाव में हिस्सा लेंगे उसको कहीं ना कहीं एक तरह से सीख, एक तरह से नड्डा की तरफ से कि किस तरह से चुनाव में जाना है, इसको लेकर भी ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। बिल्कुल नीलू, 2022 भी है और 2024 भी इस टारगेट रहेगा नड्डा का, जिसका श्री गणेश वो हरिद्वार से करेंगे। खासकर जो 120 दिन का दौरा है उसमें प्रायोरिटी के आधार पर वो प्रदेश रखे गए हैं जहां पर 2022 में चुनाव होने जा रहे हैं और उसमें उत्तराखंड भी एक है। और खासकर इसलिए भी नड्डा का ये दौरा महत्वपूर्ण है कि उत्तराखंड जो छोटा सा स्टेट है, 13 जिलों का स्टेट है, लेकिन यहाँ पर नड्डा 4 दिन गुजारेंगे और इसमें भी अगर आप देखेंगे कि सांगठनिक गतिविधियां वो बूथ लेवल तक जाएंगे। बूथ लेवल सबसे छोटी इकाई होती है, एक मोहल्ले का एक वार्ड होता है, वहां पर भी वो बूथ के अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे, वहां के लोगों से मुलाकात करेंगे, उनकी समस्याओं को जानेंगे और साथ साथ ये भी पड़ताल करेंगे कि सरकार और संगठन के जो कार्यक्रम हैं वो ग्राउंड लेवल पर उनका क्या रिकॉर्ड है, किस तरह से सरकार की नीतियां आम आदमी तक बहुत महत्वपूर्ण जेपी नड्डा का ये दौरा और वहां पर तमाम जो संगठन के कार्यकर्ता हैं उनसे मुलाकात का ये प्रोग्राम है और साथ ही साथ चुनाव से भी जोड़कर और जो प्रदेश में विकास कार्य चल रहे हैं उसको लेकर भी ये बेहद अहम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनील, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और त्रिवेंद्र सरकार के मंत्री इन दिनों अपना 4 सालों का रिपोर्ट कार्ड बनाने के होमवर्क में जुटे हुए हैं। आज से उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और इस दौरान जहां पार्टी संगठन की बैठक लेंगे तो दूसरी ओर सरकार के मंत्रियों की परफॉर्मेंस भी चेक करेंगे।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 5 दिसंबर को देहरादून पहुंचेंगे तो सबसे पहले मंत्रिमंडल के साथ मीटिंग करेंगे। 2 घंटे तक चलने वाली इस मीटिंग में नड्डा प्रदेश की समस्या, चुनावी स्थिति और सरकार की योजनाओं पर चर्चा करेंगे। इस दौरान विभागवार मंत्रियों की परफॉर्मेंस पर भी फोकस रहेगा। इसी को देखते हुए मंत्री इन दिनों अपना रिपोर्ट कार्ड तैयार करने में जुटे हुए हैं। मंत्रियों से कहा गया है कि वो अपने विभागों की उपलब्धियों की पूरी सूची तैयार करें। सफल दौरा इस रूप में रहेगा जो पार्टी संगठन के लिए एक ऐसा मार्गदर्शन के रूप में रहेगा कि आने वाले समय में और ऊर्जा के साथ काम को हम आगे बढ़ाएंगे। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत मानते हैं कि राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने मंत्रियों की परफॉर्मेंस देखा जाना काफी अच्छा है। देश के मंत्रियों की और विकास की बातें सीधे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की संज्ञान में है। ये मैं सोचता हूँ बहुत ही ये अच्छी पहल है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, और इससे निश्चित रूप से हम सबका भी मनोबल बढ़ेगा। बीजेपी पूरी तरह 2022 पर फोकस हो चुकी है। पार्टी चाहती है कि जब वो जनता के बीच जाए तो उसके सामने सरकार की उपलब्धियों और धरातल पर उतारी गई योजनाओं की साफ तस्वीर हो, और इसी का खाका नड्डा अपनी मीटिंग में खींचेंगे। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील प्रभात की रिपोर्ट। और सीएम त्रिवेंद्र रावत आज देहरादून जिले में दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना का शुभारंभ करेंगे और इस योजना के तहत राज्य का सहकारिता विभाग किसानों को 3 लाख रुपए तक का लोन देगा। 0% ब्याज पर यह उपलब्ध कराया जा रहा है। दोपहर 2 बजे मुख्यमंत्री करीब 700 किसानों को लोन बांटेंगे। इससे पहले गुरुवार को सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सीएम का आज किसानों को तोहफा मिलने वाला है। 0 ब्याज पर इन्हें लोन उपलब्ध कराया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि सीएम त्रिवेंद्र देहरादून जिले में दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना का आज शुभारंभ करने वाले हैं और इस योजना के तहत राज्य का सहकारिता विभाग किसानों को 3 लाख रुपए तक का लोन देगा, वो भी 0% ब्याज दर पर। ये उपलब्ध सरकार की तरफ से कराया जा रहा है। दोपहर 2 बजे मुख्यमंत्री करीब 700 किसानों को लोन बांटेंगे। इससे पहले गुरुवार को सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने वहां पर निरीक्षण किया कि सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त है या फिर नहीं। तो देहरादून में आज योजना की शुरुआत हो रही है। किसानों के लिए अच्छी खबर है। किसानों को एक तोहफा है। बिना ब्याज लिए यानी 0% ब्याज पर 3 लाख का लोन इन किसानों को दिया जाएगा। और हरिद्वार महाकुंभ को अब बहुत कम समय बचा है और मुख्यमंत्री अब कुंभ के कामों को लेकर जबरदस्त एक्शन में है। सीएम त्रिवेंद्र रावत कुंभ के कामों को देखने के लिए गुरुवार को खुद फील्ड में पहुंचे और कामों का जायजा लिया, जिसके बाद सीएम ने कहा कि अधिकांश काम हो चुके हैं और जो काम बचे हैं वो भी दिसंबर के आखिर तक पूरे कर लिए जाएं। मुख्यमंत्री सबसे पहले रुड़की के नारसन बॉर्डर पहुंचे। यहां पर बॉर्डर से रुड़की तक की सड़क का काम देखा और इसके बाद रुड़की से हरिद्वार तक पूरी नेशनल हाईवे का भी काम देखा। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कुंभ के लिए बन रहे पुलों को देखा। पहले रानीपुर में पुल देखा तो उसके बाद बैरागी कैंप के 4 पुलों का निरीक्षण किया और काम से वो संतुष्ट दिखाई दिए। इसके बाद सीएम त्रिवेंद्र ने भूपतवाल में पुल का काम देखा। निर्माण कार्यों को देखने के बाद सीएम त्रिवेंद्र रावत हर की पैड़ी पहुंचे और यहां पर गंगा पूजन किया। साथ ही हर की पैड़ी के निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण किया। इसके बाद सीएम ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की। समीक्षा बैठक में सभी अधिकारियों को काम में और तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं और 31 दिसंबर तक काम पूरे करने को भी कहा गया। सीएम ने हरिद्वार में 2 बिजली सब स्टेशन का भी लोकार्पण किया। और उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तारीख का ऐलान अब हो चुका है। राज्य में 21 दिसंबर से 23 दिसंबर तक विधानसभा का सत्र होगा। शीतकालीन सत्र को कोरोना प्रोटोकॉल के बीच आयोजित किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने आज विधानसभा का जायजा लिया और व्यवस्थाएं देखी। इससे पहले विधानसभा का मानसून सत्र भी सिर्फ 1 दिन का हुआ था और सत्र पर कोरोना का खासा असर भी दिखा था। 21 दिसंबर से और 24 दिसंबर के बीच यानी 3 दिन का हमारा सत्र आउट हो रहा है और व्यवस्थाएं तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि कोरोना जैसा ये जो समस्या हमारे सामने है, तो हमने पिछली बार जो सत्र 23 सितंबर को हुआ था, व्यवस्थाएं भी हम वैसी रखेंगे और मुझे लगता है कि इस बार 3 दिन का है तो हमें व्यवस्थाएं उसी प्रकार से करनी पड़ेंगी
और उसी तैयारी के लेके आज मैं विधानसभा जा भी रहा हूँ। बैठ के बातचीत करेंगे, हर प्रकार से हमारा ये सत्र ठीक ठाक संपन्न हो, इसकी हम पूरी तैयारी के साथ हम लोग अपना खाका खींचेंगे। और पूर्व सीएम हरीश रावत के कर्मकार कल्याण बोर्ड में घोटाले को लेकर ट्वीट किए जाने के बाद श्रम मंत्री हरक सिंह रावत गुस्से में हैं। हरक ने पहली बार कर्मकार कल्याण बोर्ड पर खुलकर बोलते हुए कहा कि एजी ऑडिट हो जाने के बाद वो पूरे प्रमाण के साथ जनता के सामने अपनी बात रखेंगे। हरीश रावत के उनके कार्यकाल में लेबर सेस के रूप में 300 करोड़ रुपए बोर्ड के खाते में जमा होने की बात पर हरक सिंह ने कहा कि सिर्फ पैसा जमा करने से कुछ नहीं होता, जिन श्रमिकों के नाम पर यह पैसा इकट्ठा होता है उनके कल्याण के लिए इसे खर्च करना भी जरूरी है। ऑडिट हो जाए, उसके बाद सारी तथ्य सामने ला जाएंगे कि भाई कितने रजिस्टर्ड मजदूर हैं। मैं पूरा 2005 से लेकर 18-19 तक कि लेबर शेष कब किसने कितना इकट्ठा किया, वो सारी तथ्य आ जाएंगे सामने। हाँ, उससे साफ हो जाएगा कि जो लोग कह रहे हैं कि काम किसने अधिक किया। मैं पैसा इकट्ठा करना महत्वपूर्ण थोड़ी, पैसा खर्च करना महत्वपूर्ण है। और उत्तराखंड के लिए बड़ी खबर है, राज्य में अब फायर सीजन पूरे साल का होगा। वन विभाग ने यह बड़ा फैसला लिया है। पहले राज्य में गर्मियों में सिर्फ 4 महीने का फायर सीजन होता था और 30 जून को फायर सीजन खत्म हो जाया करता था, लेकिन इस बार अक्टूबर और नवंबर में आग की कई घटनाएं हुई हैं, जिसके बाद वन विभाग ने यह बड़ा फैसला लिया और अब साल भर फायर सीजन होगा। वन विभाग के इस फैसले से वनों को आग से बचाने में कामयाबी मिल सकेगी। और कुमाऊं कमिश्नर एएस ह्यांकी ने पिथौरागढ़ विकास भवन सभागार में विकास योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान कुमाऊं कमिश्नर ने सभी विभागों के अधिकारियों को बजट मिलने से पहले प्लान तैयार रखने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर वो विकास योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं। सभी विकास योजनाओं पर अमली जामा पहनाने के लिए अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य दे दिया गया है। विकास कार्यक्रमों की जो गति पिछले कोविड के कारण थोड़ी सी शिथिल हो गई थी, उसको रिकूप करें, दोबारा से वो गतिविधियों को रेस्टोर कराएं। उसी के तहत ही हम लोगों ने अलग अलग सेक्टर्स के बारे में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बारे में अभी चर्चा की है। यहाँ पे पिथौरागढ़ पुलिस ने एक बड़े मामले का खुलासा करने में सफलता पाई है। पिथौरागढ़ के डौला निवासी जयंत को मारने की सुपारी गुरुग्राम निवासी सुनील बेदी ने दी थी। जयंत और सुनील बेदी की बेटी एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन सुनील को यह रिश्ता पसंद नहीं था। तब सुनील ने जयंत को मारने के लिए लड़की के मामा को 5 लाख की सुपारी दी थी। लड़की के मामा ने गाजियाबाद के सज्जन और दिल्ली के नितिन को सुपारी दी। इन दोनों ने ही 21 नवंबर को पिथौरागढ़ के दौला में जयंत पर फायर भी किया था, लेकिन जयंत ने किसी तरह अपनी जान बचाई। पुलिस के मुताबिक इस मामले में 4 लोग आरोपी हैं, जिसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और तीसरे आरोपी जो लड़की के मामा को दिल्ली में गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि एक आरोपी अब भी फरार है। के फादर जो हैं इसके साथ में शादी से राजी नहीं थे। वो यहाँ पे आए भी थे देखने के लिए घर बार, वो उसके फादर राजी नहीं थे, तो उसके फादर ने जो है अपने साले को यानी लड़की के मामा को 5 लाख रुपए में सुपारी दी कि भाई इस लड़के को जो है रास्ते से हटाना है। मामा ने 2 और लड़कों को हायर किया। और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन की प्रवेश परीक्षा आज DLED प्रवेश परीक्षा प्रदेश के 29 शहरों में होगी। प्रवेश परीक्षा के लिए बनाए गए 184 परीक्षा केंद्र, 40,000 से अधिक छात्र इसमें परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। और पहाड़ में जड़ी बूटियों का भंडार है, ऐसे में कई महिलाएं और आजीविका संगठन इसका इस्तेमाल स्वरोजगार के लिए कर रहे हैं। इन्हीं में से एक है सिलबट्टे से पीसा हुआ नमक, जो कई महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रही है। स्थानीय उत्पादों से स्वरोजगार की राज्य सरकार की मुहिम रंग लाने लगी है। अल्मोड़ा के हवालबाग में महिलाएं सिलबट्टे से तरह तरह के नमक पीसकर पैकिंग कर रही हैं। महिलाएं तिमूर, लहसुन, तुलसी, पुदीना, भंजीर का नमक तैयार कर रही हैं। वहीं आजीविका परियोजना महिलाओं के उत्पाद को बाजार देने का काम कर रही है।
और यहाँ पे हम 7 प्रकार का नमक हमने तैयार किया है। आप देखोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा कि अलग अलग प्रकार के, और उसमें महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। और ये अच्छी बात है कि 100 ग्राम का जो है काफ़ी अच्छा रेट हमें मिलता है उसमें। महिलाएं भी अपने घर का काम निपटाने के बाद नमक पीसने और उसकी पैकिंग कर रही हैं, जिससे महिलाओं को अपने घर के पास ही रोजगार मिल सके, जिससे महिलाएं भी काफी खुश हैं। और एक तो हम भांग का नमक बना रहे हैं, और एक हम बना रहे हैं पुदीना वाला नमक बना रहे हैं, और अब एक बना रहे हैं हम जीरा वाला नमक बना रहे हैं, और 3-4 प्रकार के बना रहे हैं, और एक बना रहे हैं हम खाली लहसुन हो गया, मिर्च हो गया, ये अलग बना रहे हैं। 4 प्रकार का नमक बना रहे हैं। पहाड़ में ऐसी कई जड़ी बूटी है जिनका इस्तेमाल कर स्वरोजगार किया जा सकता है और कोरोना काल में इम्यूनिटी बढ़ाई जा सकती है। नमक के बिना तो किसी भी चीज में स्वाद नहीं, और अगर नमक में तिमोर, लहसुन, तुलसी, पुदीना, भंजीर डालकर पीसा जाए तो स्वाद भी बदल जाता है। ऐसे में लोगों को उम्मीद है कि पहाड़ी नमक की मांग और बढ़ेगी और लोगों को रोजगार मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दिन में भले ही नैनीताल में पर्यटक घूमते हैं, लेकिन नैनीताल में रात में वीरान सड़कों पर गुलदार घूम रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से शहर के अलग अलग हिस्सों में गुलदार की आवाजाही बढ़ी है, तो आवारा कुत्तों को आसान शिकार बनाने लेपर्ड शहर में आने लगे हैं। रात में नैनीताल की इस रोशनी में गुलदार घूम रहे हैं। कुछ दिनों से नैनीताल शहर में इन आवारा कुत्तों की वजह से गुलदार आने की घटनाएं आम होने लगी है। नैनीताल का चाटन लॉज हो या फिर स्नो व्यू वाला इलाका, यहाँ गुलदार आवारा कुत्तों के साथ घरों से भी पालतू कुत्तों को शिकार बनाते आ रहे हैं। आयार पाटा समेत डिग्री कॉलेज रोड, चीना बाबा चौराहे के आसपास समेत जू रोड में भी गुलदार दिखने से लोगों में दहशत है। गुलदार की धमक से स्थानीय लोग डरे हुए हैं। गुलदार रोज आ रहा है यहाँ पर से, इसका एक रूटीन है। अपने बच्चों के लिए खाने के लिए यहाँ से 1 कुत्ते रोज पकड़ के ले जा रहा है। रात 6 बजे बाद बंद करके रह रहे हैं हम लोग। सुबह 6, 7, 7:30 बजे से पहले बाहर नहीं आते हम लोग। तो इन कुत्तों की वजह से गुलदारों का सबसे ज़्यादा कारण हो चुका है। मैंने आपको बताया ना अभी, क्योंकि जंगलों में देखो पार्टी हो रही है, खूब ब्लूटूथ स्पीकर बज रहे हैं, तो जानवर क्या है, जंगली जानवर भी बचने के लिए जाएगा। अब उसको जो अंधेरा दिखा, गलियाँ दिखी, तो वहाँ घुसेगा। अब उसको खाना मिलेगा तो अटैक करेगा ही करेगा। दरअसल पिछले कुछ महीनों से शहर की आबादी में गुलदार के आने की घटनाएं बढ़ी हैं। पॉलिटेक्निक कॉलेज की दीवारों पर गुलदार घूमता दिखाई दिया, तो कैंट इलाके में भी घर से कुत्ते को गुलदार उठा ले गया। ऐसे ही कई मामलों में गुलदार कैमरे में कैद हुए हैं। हालांकि विभाग के पास अब भी कोई ठोस प्लान नहीं है। वर्तमान में तो गश्त करवाई जा रही है और कहीं कहीं पटाखे दिए जा रहे हैं ताकि पटाखे फोड़ के लेपर्ड उस एरिया में ना आए। उसके लिए ऊपर के लिए लिखा गया है, वहाँ से जैसी परमिशन मिलती है तो फिर पिंजरा लगाने की कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह से शहर में गुलदारों की आवाजाही बढ़ी है, उससे लोगों में डर होना स्वाभाविक है। ऐसे में वन विभाग ने अब भी इनको पकड़ने के लिए कोई कदम नहीं उठाए तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला यहाँ जारी है।